वालेकुम सलाम। ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कितने बजे सुबह उठते हैं और क्या रूटीन रहती है आपकी? देखिए, इट डिपेंड्स। जब बहुत हमारी बाज़ औक़ात अर्ली मॉर्निंग्स मीटिंग भी होती है 9 o'clock, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। अदरवाइज़ 10 बजे के करीब हमारी मीटिंग शुरू हो जाती हैं और 8 और 9 के दरमियान उठ जाता हूँ और फिर ऑफिस की तैयारियाँ, जो मीटिंग स्केड्यूल है उसके ऊपर हमने चलना होता है, उसे लेके आगे। सर सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, किस हद तक ये बात सच्ची है? फिर वो भी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो किस सिचुएशन में है, लेकिन मोस्टली मैं समझता हूँ सियासतदान सच ही बोलते हैं। कोशिश हर एक की होती है, चाहे हल्के के अवाम के लिए काम है, डेवलपमेंट के काम है, मुल्क की खिदमत है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासतदान ऐसे ही बदनाम है, वैसे मामला तो और जगह से बड़े ख़राब हो जाते हैं और सियासतदानों पे आ जाती है बात कि शायद ये मसले मसाइल और शायद ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सब सियासतदान हैं। तो बड़े बड़े अच्छे सियासतदान भी हैं। जैसे कि आप? देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा, ये तो लोग या पाकिस्तानी फ़ैसला करेंगे कौन सा सियासतदान मुल्क के लिए क्या कर रहा है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि सियासत में आने का शौक़ था, किस तरह से करियर स्टार्ट किया या इत्तेफाक था? ये बिल्कुल इत्तेफाक था। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और मैं इतना ज़्यादा, मेरी कोई सोशल लाइफ भी नहीं थी। और पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ईमानदार सच्चा लीडर, और उनकी बातों ने, उनके विज़न ने मुझे इंस्पायर किया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनूँगा। मेंबरशिप ली, एक वर्कर की हैसियत से काम करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और मुझे खुशी है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरे लीडर हैं। और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मिशन को, विज़न को आगे लेके बढ़ना है और जिस हद तक मुमकिन है उस विज़न और मिशन को इम्प्लीमेंट करना है। और जिस तरह उनकी एक टीम है पूरी, उसका मैं एक मेंबर हूँ और हमारी कोशिश है कि हम अपने लीडर के विज़न को, मिशन को आगे लेके बढ़े और इम्प्लीमेंट करें। सर अगर सियासत में ना आते तो एक होते हैं ना, बच्चा बचपन से सोचता है मैंने पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या सोचा हुआ था कि क्या बनना अगर सियासतदान ना बनते? मैं सियासतदान बनने से पहले आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे खुशी थी। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ मैं और अपने वालिद के बिज़नेस को मैं लेके आगे बढ़ा, ऊपर गया काफ़ी ज़्यादा। और जैसे फिर मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विज़न और मिशन को सपोर्ट करने के लिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे पाकिस्तान तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। सिर्फ फैंस के हवाले से पूछूंगी, ख़वातीन भी फैंस होंगी और मेल में बड़ी तादाद होगी, क्या कहते हैं उस हवाले से? कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? इन सच पूछे, मैंने कभी वैसे अपने सोशल मीडिया को भी उस तरह फॉलो नहीं किया और अच्छा लगता है जब आप मॉल्स में कहीं भी घूम रहे होते हैं तो आपको आपके फैंस मिल जाएं और वो आपसे सेल्फ़ी लेना चाहें, ऑटोग्राफ लेना चाहें, या ये कि जी हम आपको देखते हैं, सुनते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी अच्छा लगता है, कायदा वो बताते हैं कि आप ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे और ये चीज़ें ऐसे ठीक करनी चाहिए। तो मैं तमाम फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। और मेरी कोशिश रही है कि मैं जो ये कमेंट करें या जो भी इनकी राय आए मैं उसको देखूं और कोशिश करता हूं कि उसमें से अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं जिस पे अमल किया जा सकता है, जिससे बेहतरी लाई जा सकती है, तो उनको भी हम लेके आगे बढ़ें। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? सारी औकात में क्या कुछ? मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और खैर अब क्रिकेट के लिए तो इतना टाइम नहीं है, एक दौर था जब क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। और तीसरी चीज़, चूँकि मेरे जो बेटे हैं दोनों वो अभी छोटे हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है अपने छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और वो जो आपका एक स्टेमिना है एक चीज़ों को बर्दाश्त करने का और अपने गुस्से पे भी काबू डालने का, उससे बेस्ट वे नहीं है आप अपने बच्चों के साथ खेलें। और एक टाइम में तकरीबन आधा घंटा जब आप उनके साथ खेल लेते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि जब आपका दिल करता है कि अब मैं कुछ और करूं, लेकिन बच्चे फिर आपको इधर उधर हिलने नहीं देते, तो वो एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है।
अगर आपने अपना वाकई एक मूड स्विंग पे भी कंट्रोल करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने किड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। गुस्से के हवाले से आपने बात की है, गुस्से वाले हैं आप? एग्रेसिव? हाँ, कभी कभी गुस्सा कह लें या फ्रस्ट्रेशन इस बात पे होती है जब आपको क्लियर चीज़ें नज़र आती हैं। बिलखसूस जब मैं देखता हूँ अपोजिशन वालों को अपने करप्ट लीडरशिप का दफा करते हुए। सर, खाने पीने का शौक है, फूडी हैं? हाँ, मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े शौक से खाता हूँ दाल चावल। खाते बड़े शौक से, बनाना भी आता है कुछ के? हाँ, जब मैं पढ़ता था कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो मैं खुद ही कुकिंग करता था क्योंकि एक हॉस्टल लाइफ थी तो वहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। तो अब सच कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर ट्राई भी करूं। अच्छा भी लगता है, टाइम भी स्पेंड हो जाता है और फिर अपने हाथ से बनाया हुआ जो खाना है वो खाने में एक अलग ही मज़ा है। खुद को बड़ा स्मार्ट रखा हुआ, क्या राज है इसका, क्या कुछ करते हैं? इसका राज सही पूछें तो अपने लीडर इमरान खान से मैं इंस्पायर हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है पनामा केस में हम सुप्रीम कोर्ट आते थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमसे बहुत आगे निकल जाते थे और हम हालांकि यंग हैं उनके मुकाबले में, तो खुद फील होता था कि हमारे लीडर इमरान खान इतने फ़िट हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे। और फिर उनसे इंस्पायर होकर कोशिश की कि फ़िट रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है जो मैं समझता हूँ अपने लीडर से मैंने चंद अच्छी चीज़ें सीखी हैं, उसमें फ़िटनेस भी एक कह लें राज है जो उनसे ही मैंने कह लें कि इंस्पायर होकर मैंने कोशिश की है। सर, मुझे बताइएगा पार्टी में सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त कौन है जिससे बात करें? पार्टी में तो ऐसा सभी हम कोलीग्स हैं और मिलते भी हैं। जो बड़ा करीबी दोस्त है? देखिए, मुराद सईद इज़ माई बर्डी, फ़र्क हबीब है और भी एमएनएज़ हैं, दोस्त हैं सारे, तो इट डिपेंड्स कि बात कौन सी शेयर करनी है। अच्छा सर, सुनने में आया था कि फिरदौस आशिक अमान से आपके कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या वो मामला था? मामला सॉर्ट आउट हो चुके, फिर सुना था कि सुलह सफाई भी हो गई थी। मैं तो ज़ाती तौर पर फिरदौस आशिक अमान साहिबा की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो एक भरपूर कोशिश भी उनकी रहती है और वो उनमें टैलेंट भी है, वो हिस्सा भी डालती हैं अपोजिशन को एक्सपोज़ करने में, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों की निशानदेही करने में। और हम एक ही तहसील से हैं, ज़िले से हैं, शहर से हैं, सियालकोट से, तो मैं समझता हूँ ये मीडिया पे एक परसेप्शन है कि शायद कोई ऐसा इशू है, ना ही हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके। उनका वर्किंग डोमेन अलग है, वो इंफॉर्मेशन में है, मैं यूथ को देख रहा हूँ, तो मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया और ना ही ऐसा कोई कमेंट्स आपको सुनने को या देखने को मेरी तरफ से मिले हों कि मैंने कोई इनके बारे में पब्लिकली नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों या मैंने कोई इजहार किया हो। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़, कौन बेहतर सियासी बसीरत रखता है आपको लगता है? देखिए, मुझे बिलावल ज़रदारी हालिया दौर में मैंने इन दोनों को सुना है और मैं समझता हूँ बिलावल ज़रदारी मरियम नवाज़ से बेहतर हैं। वो इसलिए कि आपने भी शायद देखा हो कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, डेस्परेट हो जाती हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी स्टेटमेंट से साफ नज़र आ रहा होता है कि वो शायद उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के अदारों से, बल्कि सारे मुल्क का निज़ाम आइन और कानून की रोशनी में नहीं चलना चाहिए, जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसकी रोशनी में चलना चाहिए। जो वो सोचती हैं या जो वो चाहती हैं बस वो हो जाना चाहिए। जैसे बादशाह सलामत की कोई आप कह लें जैसे एक प्रिंसेस की सोच हो सकती है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहती हूँ वो हो जाना चाहिए। जबकि बिलावल के बहुत सारे मैंने ऐसे मौके देखे जहाँ ठहराव था, जहाँ उन्होंने सोची समझी कैलकुलेटेड गुफ्तगू की है और अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया है। मरियम नवाज़ साहिबा तो बाज़ दफ़ा अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ के नहीं करती हैं और बाद में फिर इन लोगों को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ती है कि हमारा मकसद ये नहीं था। सर, इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है या कुछ ऐसा है कि वो नहीं किसी की सुनते, मतलब वन मैन आर्मी वाला काम करते हैं? देखिए, मैं तो अगर अपनी बात करूं और मैंने मीडिया मीटिंग्स में भी देखा है, जितना इमरान खान हमें सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर, शायद ही कोई लीडर अपनी जमात में किसी को सुनता होगा। जब हम अपोजिशन में भी थे, जब हम पार्टी के ओहदों पे भी थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर से बात करना, मिलना आसान था
और वो सुन के जो चीज़ उन्हें समझ आती थी कि ये ठीक बात कर रहा है और वो उस बात पे अमल भी करवाते थे। फिर सियासतदानों के बारे में ये कहा जाता है कि अपोजिशन की हों या फिर हुकूमती अगर हों, टॉक शोज़ पे तो लड़ रहे होते हैं लेकिन शाम को वही टस्कनी पर बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं। ऐसी कितनी कोई सच्चाई है ऐसी बातों में? नहीं, कुछ हैं जो कलीग्स हैं, अच्छे दोस्त भी हैं आपस में। और देखिए, एंड ऑफ द डे हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं, हमारी पार्टीज़ अलग हैं, हमारी पार्टीज़ के मंशूर अलग हैं, लेकिन खुदा ना आस्ता किसी ने एक दूसरे के कोई ख़ानदानों के अंदर कोई खून खराबा नहीं किया हुआ कि हमें कुछ ऐसा दूरियां बढ़ गई हैं। और अगर कोई कहीं मिल जाता है और उससे मुलाकात हो भी जाती है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने मंशूर से हट गए हैं। सियालकोट में आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, वहाँ की आवाम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स? देखें, सियालकोट के लिए हमेशा से मेरा ख्वाब रहा और शायद मेरी पॉलिटिक्स में आने की सबसे बड़ी वजह भी मेरा शहर था सियालकोट के अजीम लोग। सियालकोट के लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है सियालकोट के लिए, पाकिस्तान के लिए। 10 अरब से ज़्यादा का टैक्स जमा कराते हैं सियालकोट के चंद लाख मुट्ठी भर लोग। एयरपोर्ट सियालकोट के मेहनती लोगों ने, बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाया। एयरलाइन आपके सामने अब बिज़नेस कम्युनिटी ने चलाई। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो माली मावनत थी वो भी सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने की। बहुत सारे सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में हमारे सियालकोट के जो ताजर बरादरी है, कारोबारी लोग हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोरोना पेंडेमिक में सन्स ऑफ सियालकोट करोड़ों रुपए इन्होंने डोनेट भी किए। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ टेस्टिंग लैब भी लगाई, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स लगाए। तो सियालकोट के लोग सियालकोट के लिए, पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन हुकूमत को भी सरकारी सतह पे भी सियालकोट को ओन करना चाहिए। सियालकोट की ज़िम्मेदारी हमें लेनी चाहिए जो माजी की हुकूमतों ने नहीं ली। यही वजह है कि सियालकोट हेल्थ में पीछे रह गया, एजुकेशन में पीछे रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गया। लेकिन मुझे खुशी है कि सियालकोट में आप कह सकती हैं तकरीबन 56 साल के बाद जो आखिरी हॉस्पिटल बना था सियालकोट में 1964 में बना था, तो 56 तकरीबन साल के बाद सियालकोट में एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है 250 बेड का 5.1 अरब रुपए की लागत से। और वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, डॉक्टर फैसल, हमारी सारी टीम का, असद उमर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल अगले माह, मुझे पूरी उम्मीद है, शुरू कर दिया जाएगा, जो सियालकोट के लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगा। सियालकोट के लोग मजबूर थे लाहौर जाने के लिए। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नौजवानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा थी। वो भी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुक्रगुज़ार हूँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। एक ख़वातीन के लिए है, जो हमारी बच्चियाँ दूर दराज इलाकों से, शहर से बाहर, ज़िले से बाहर, लाहौर और गुजरांवाला जाना पड़ता था, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है अगले साल तक वहाँ क्लासेस शुरू हो जाएँ। 3.5 अरब रुपए की लागत से वो यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नौजवानों के लिए शुरू कर दी है सियालकोट में। अभी सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने जा रही है। सियालकोट में क्लीन ग्रीन सियालकोट के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए का पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिससे तकरीबन 4 लाख लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट सिवरेज सिस्टम होगा, ग्रीन पार्क्स हैं, ट्रैफिक री इंजीनियरिंग उसका हिस्सा है। सफाई के निज़ाम के लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी दी गई है, जो एक नेमत है सियालकोट के लिए। तो इतने कम अरसे में 2-2.5 साल में मैं ये कह सकता हूँ तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सियालकोट को मिले हैं, जो हमारी कोशिश है अगले 2 सालों में हम ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हों। बेसिकली आप सियालकोट से हैं लेकिन इस्लामाबाद में भी रहते हैं, क्या ख़ास बात आपके इस्लामाबाद की लगती है जो बहुत पसंद है? देखिए, इस्लामाबाद की जो मुझे सबसे ज़्यादा बात पसंद है कि इस्लामाबाद सरसब्ज़ है और जहाँ भी इधर जाएं आपको ग्रीनरी नज़र आएगी और फिर मौसम भी खुशगवार हो जाता है। और जब इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार होता है, बादल हों या हल्की बारिश हो रही हो, तो फिर पहाड़ जो मारगला हिल्स है वो एक दिलकश नज़ारा भी पेश कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ फैमिली स्पॉट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ। अगर आपने हॉलीडेज़ पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाना है, पार्क्स हैं बड़े ज़बरदस्त। तो इस्लामाबाद मैं समझता हूँ जितना इसको वैसे फैलना चाहिए था या जितना इधर लोगों का रुझान होना चाहिए था, शायद उस तरह से नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है और इंशाल्लाह ताला ये और आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सो मच सर।